नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कमाई। बहू, बहुत हो गया, बहुत भेज लिया तुमने अपने मायके पैसे। अब हम तुम्हें शादी करके इस घर में लेकर आए हैं, इसीलिए नहीं कि तुम कमाओगी और सारा पैसा उठाकर मायके भेज दोगी। और कैसी है तुम्हारी माँ, उसे जरा भी शर्म नहीं है। लोग बेटी के यहाँ तक कि पानी नहीं पीते और यहाँ बेटी की कमाई खा जा रही है। बस करिए माँ जी, बहुत हो गया आपका। तन्वी अपनी शादी से पहले जब रितेश के परिवार वाले उसे देखने आए थे तो अकेले में तन्वी ने रितेश से कहा था, रितेश, मेरे घर की हालत आपके सामने है। मेरे पापा नहीं है, भाई छोटा है 15 साल का, माँ हार्ट अटैक की पेशेंट है। ये देखकर इस घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। लेकिन दुनिया वालों समाज के चलते मेरी माँ मेरी शादी करने के लिए परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें किसी बात की बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए माँ की परेशानी देखकर मैं शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर आप शादी के बाद जब तक मेरा भाई खुद अपने पैरों पे खड़ा न हो जाए, माँ अपने इस घर के खर्चे ना चलाने लगे, तब तक मैं अपनी सैलरी माँ को देती रहूंगी। अगर आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं शादी कर सकती हूँ। रितेश बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। तन्वी की बातें सुनकर रितेश ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तन्वी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी बस तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी है। मैं भी अपनी ओर से तुम्हारी मदद करूंगा। रितेश की बातें सुन तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। पापा के जाने के बाद रितेश ही पहले इंसान थे जिन्होंने तन्वी से यह कहा था कि तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। उसे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जो उसकी तकलीफ में, उसके दुख सुख में उसका साथ दे। शादी के समय तो रितेश के परिवार वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाए थे, लेकिन जैसे ही तन्वी शादी करके घर आई, कुछ दिनों बाद ही तन्वी की सास मनोरमा जी तन्वी से कुछ न कुछ फरमाइशें करके सामान मंगवाने लगी। नई नई ससुराल में आई तन्वी सास को मना भी नहीं कर पाती और ना ही रितेश को कुछ बता पाती कि कहीं रितेश को यह न लगे कि नौकरी करने के बाद अगर माँ तन्वी से कुछ मंगा लेती है तो तन्वी को बुरा लग रहा है। बस ये सोचकर तन्वी माँ रितेश से कुछ नहीं कह पाती, ना अपनी सास को मना कर पाती। तन्वी सुबह 9 बजे ऑफिस जाती और शाम को 5 बजे आने के बाद घर का सारा काम भी संभालती थी। घर का, ऑफिस का, दोनों ही काम तन्वी बखूबी निभा रही थी। हर महीने की 5 तारीख को उसकी सैलरी भी आ जाती है। बस अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी सारा पैसा अपनी माँ को देती थी। एक दिन बातों ही बातों में मनोरमा जी ने तन्वी से पूछ लिया, तन्वी बहू, तुम्हारी सैलरी कब आती है? उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। तन्वी ने कहा, माँ जी, मेरी सैलरी हर महीने 5 तारीख को आ जाती है और कल 5 तारीख है तो कल मेरी सैलरी आ जाएगी और मैं बस अपने लिए, अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे रखकर बाकी पैसे माँ को दे देती हूँ। बताया तो था मैंने, आपसे शादी से पहले ही बताया था, लेकिन तब की बात में और अब की बात में बहुत अंतर हो गया है। तन्वी को सास की बातें बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उनके बोलने का तरीका बड़ा ही अजीब सा था, लेकिन तन्वी ने उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जैसे ही तन्वी की सैलरी मिली, दोपहर को ही मनोरमा जी का फोन आ जाता है, बहू, आज घर जल्दी आ जाना, मुझे घर का कुछ सामान लेने जाना है। रितेश की आज मीटिंग है इसलिए वो थोड़ा लेट आएगा, तो तुम मेरे साथ चलना। अब घर के कामों के लिए तन्वी सास को ना कैसे बोले, उसने टाइम से आने के लिए बोल फोन रख दिया और शाम को जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि मनोरमा जी एकदम तैयार बैठी थी, अपने साथ दो दो थैला भी ले रखी थी। जैसे ही तन्वी घर पहुंची, मनोरमा जी तुरंत उसके साथ मार्केट निकल पड़ती है और राशन की दुकान से जाकर अच्छा खासा पूरे महीने का राशन भरवा लेती है। और जैसे ही पैसे देने की बात होती है, यह अपना पर्स ढूंढने लगती है और सास को इधर उधर देखता देख तन्वी ने जब उनसे पूछा, माँ जी क्या हुआ, अब क्या ढूंढ रही हो? तो मनोरमा जी कहा, बहू, लगता है मैं अपना पर्स घर पे भूल गई हूँ, अब पैसा कैसे दूँ, पैसे तो पर्स में रखे थे। तन्वी ने देखा कि माँ की जी की यह बात इतनी तेज बोली थी कि दुकानदार और आसपास खड़े ग्राहक सबकी नजरें दोनों पे ही थी। अब सामान लिया हुआ वापस तो नहीं कर सकते थे। मजबूरी में तन्वी को पैसे देने पड़े और पैसे भी कोई 2-4 हजार नहीं बल्कि पूरे 10 हजार के राशन मनोरमा जी ने खरीद लिए थे। बेचारी तन्वी मुश्किल से 25 हजार सैलरी पाती थी, जिसमें 5 हजार अपने लिए रखकर 20 हजार माँ को ही देती थी, जिसमें से 8 हजार तो उसके घर का किराया चला जाता था। 5 हजार भाई की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस चली जाती थी। बाकी 7 हजार, जिसमें से बिजली का बिल, गैस का बिल, राशन पानी और घर का सामान, तन्वी की माँ का इलाज, दवाइयों का खर्चा, सब कुछ इतने में ही करना पड़ता था।
लेकिन इस बार तन्वी के 10,000 रुपये तो राशन की दुकान पे ही खत्म हो गई। अगर वो अपने लिए भी पैसे रखे तो भी इस महीने को वो माँ के घर खर्चे पूरे पैसे नहीं दे पाएगी। उसने एक बार सोचा भी कि रितेश को बात करूं, लेकिन फिर उसे लगा कि वो तो अपने घर के खर्चा देखते हैं और मैं अपनी पूरी सैलरी उठाकर माँ को देती हूँ, तब रितेश कुछ नहीं कहते। इतना कम है जो मैं उनसे अलग से पैसे मांगू? बस कुछ मर्यादा को सोच वो चुप हो जाती है और इस बार 15,000 ही माँ को देते हुए बोल दी, माँ इस बार आप मकान मालिक को बोल देना कि इस महीने की किराया वो अगले महीने ही लेंगे, बाकी का खर्चा आप आराम से चला सकते हैं। जैसे तैसे मकान मालिक से रिक्वेस्ट करके बाद में वो अगले महीने किराया लेने के लिए मान गया, जिसे तन्वी की थोड़ी राहत मिली। लेकिन अगले महीने फिर जैसे ही 5 तारीख आती है और नमा जी सारा राशन दुकानदार से घर पे ही मंगवा कर गायब हो जाती है। रितेश को रात को 8 बजे आते हैं तो तन्वी 5 बजे ही आ जाती थी। मनोरमा जी ने दुकानदार को 6 बजे राशन लेकर आने को बोल दिया और 6 बजने से पहले ही वो कॉलोनी में किसी के घर चली गई। जब वो दुकानदार राशन लेकर घर आया तो तन्वी इस बार ऐसी फंसी कि घर में ना तो रितेश है ना ही माँ जी। अब वो पैसा मांगे भी तो किससे मांगे? दुकान वाला बिना पैसे किए वापस जाने वाला नहीं है। अब तन्वी को कहीं ना कहीं शक हो गया कि कहीं ना कहीं यह सब माँ जी की साजिश कर रहे हैं। अभी घर के राशन इतना खत्म ही नहीं हुए थे जो माँ जी एक बार फिर से इतने सारे राशन मंगवा लिए और मंगवाया भी ऐसे टाइम पर कि घर में बस मैं ही रहूं। सच में रो पड़ी थी तन्वी। इस बार वो मनोरमा जी की जाल में फंस चुकी थी और मन मार कर उसने दुकानदार को पैसे दिए। उधर तन्वी के मायके में मकान मालिक 1 महीने के बाद किराए की मांग करने लगा और उसे 2 महीने का किराया चाहिए था। 2 महीने के किराए का मतलब 16,000 रुपया। यहाँ घर का खर्चा चलना मुश्किल था, ऊपर से 16,000 का किराया अलग से। घर की हालत देख तन्वी की माँ को भी परेशान हो जाती है। छोटी छोटी बातों में उनको घबराहट बहुत होती थी, जिससे चलते उनकी बीपी बढ़ जाती थी। एक दिन तन्वी की माँ उसे फोन पे मकान मालिक के बारे में बताया कि वह किराए की मांग करने लगा है। उसे दोनों महीने का किराया चाहिए। एक तो तन्वी अपनी सास की हरकतों से परेशान थी, दूसरे माँ ने वह बताया कि मकान मालिक बार बार किराए की मांग कर रहा है तो तन्वी उल्टा माँ के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है। मना किया था ना मैंने आपको कि अभी मेरी शादी मत करो जब तक कि राहुल की पढ़ाई न पूरी हो जाए और वो कुछ करने न लगे, लेकिन आपको तो मेरी बात सुना ही नहीं देती थी। दुनिया समाज की बातों सुनकर आपने मेरी शादी जबरदस्ती कर दी और उसी का नतीजा है कि पैसे कमाते हुए भी आपके पूरे पैसे नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि रितेश की माँ जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं। शादी से पहले मैं उन लोगों को यह बातें बताई थी पहले ही, लेकिन अब इनडायरेक्टली ही सही। माँ जी जैसे ही मेरी सैलरी आती है उसमें से आधा पैसा तो वो घर के राशन में ही लगवा देती है और मुझे ऐसे माहौल में फंसा देती है कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तन्वी की बातें सुनकर उसकी माँ बेचारी चुप हो जाती है। अब वो कहे भी तो क्या कहे। इस बार जैसे ही 5 तारीख आई तन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको डर था कि कहीं माँ जी इस बार भी उसे फोन ना कर दे। वो दिन भर फोन को देखती रही, लेकिन पूरे दिन बीतने के बाद ही रमा जी का फोन नहीं आया तो तन्वी राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची मनोरमा जी एकदम तैयार बैठी थी और तन्वी को देखते ही बोली, बहू चल चल जल्दी करो, बहुत लेट हो गया। आज मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कुछ सामान खरीदना है, फटाफट उल्टे पाँव ही निकल लो। इस बार तन्वी बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहती थी, क्योंकि 2 महीने से मकान मालिक का किराया नहीं दिया हुआ था। अगर इस बार भी नहीं दिया तो कहीं माँ और भाई को घर से बेघर ना कर दे, बस यही डर उसके मन में था। इसलिए उसने कहा, माँ जी थोड़ी देर रुकिए, रितेश आते ही। अरे नहीं बहू, रितेश के आने में अभी बहुत टाइम है, मैंने बात की थी उनसे, आज कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए उनको आने में लेट हो जाएगा। सास की बातें सुन तन्वी सोचने लगती है कि अभी तो 10 मिनट पहले ही रितेश से मेरी बात हुई थी। रितेश कह रहे थे कि मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आज जल्दी ही छुट्टी हो गई है, फिर माँ जी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। अरे बहू खड़े खड़े सोचती रहोगी या फिर चलोगी भी? हाँ माँ जी चलती हूँ, बस 10 मिनट दीजिए। रितेश रास्ते में ही है, वो आ जाए फिर पैसे लेकर चलते हैं। क्या पैसे लेकर चलते हैं? आज तो तुम्हारी भी सैलरी आई होगी, वो पैसे क्या हुआ? माँ जी आपको पता है ना,
वो पैसे मैं अपनी माँ को देती हूँ। देखो बहू, साफ साफ बता देती हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा बहू। तुम हमारे घर की कमाती हो और पैसे मायके वाले को देती हो। अरे कैसे रीति रिवाज है तुम्हारे मायके में, लड़की वाले लड़के घर पे पानी पीना नहीं चाहते और तुम्हारी माँ अपनी ही बेटी की पूरा कमाई खा रही है बैठकर, उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। तुम्हारा भाई छोटा है तो क्या हुआ, कुछ काम धंधा करने लायक है। आज तक तुम्हें जितना कुछ करना था तुमने कर लिया। अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम यहाँ की जिम्मेदारी देखो, वहाँ की जिम्मेदारी देखने के लिए तुम्हारा भाई है, लेकिन वो बहुत छोटा है। कैसी बातें कर रही हो आप? अब मुझे ही सिखाओगे मैं कैसे बातें कर रही हूँ? सास का ऐसा रवैया देख तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगती है। सही तो कहा माँ ने। तभी पीछे से रितेश की आवाज आई। मनोरमा जी ने उड़ के देखा तो सामने रितेश खड़ा था। रितेश को देख उनकी बोलती बंद हो गई। उन्हें विश्वास नहीं था कि रितेश इतनी जल्दी भी घर आ जाएगा। तन्वी हैरान होकर रितेश को देखने लगती है। रितेश अपनी माँ से कहती है, माँ सही कह रही है तुम। अब तन्वी इस घर की बहू है तो इसे इस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए, और ठीक वैसे ही मैं उस घर का दामाद हूँ, इसलिए मुझे उस घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? बीवी का नशा चढ़ गया है क्या? माँ की बातें सुन रितेश मुस्कुराने लगा और बोला, यह तुम बोल रही हो माँ? तुम तो ऐसी नहीं थी। आपको पता है ना तन्वी के मायके की हालत कैसी है। नौकरी कोई अपनी शौक से नहीं कर रही है, मजबूरी है उसकी। उसका भाई भी छोटा है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक तन्वी को नौकरी करनी ही पड़ेगी। और यह बात तो आपको शादी से पहले ही पता थी। फिर आप माँ, आपको तो अपनी बहू पे गर्व होनी चाहिए कि अपनी बहू होने के साथ साथ दो घर संभाल रही है। माँ, मैं तन्वी को नौकरी नहीं कराना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है जो उसे नौकरी करा रही है। और जैसे ही तन्वी का भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उस दिन ही मैं तन्वी को नौकरी छुड़वा दूंगा, क्योंकि वो बहुत थक चुकी है। इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देखा हुआ है। माँ, हमारे घर में कमी किस चीज की है? मैं भी तो ना हूँ आपका बेटा। आपको जो चीज चाहिए आप मुझसे मंगवा दो। ऐसा कभी हुआ है आपने कुछ कहा और मैंने नहीं किया है? फिर आप तन्वी के पैसे के पीछे क्यों पड़े हो? रितेश की बातें तो थोड़ी तीखी बोली थी, लेकिन इतने प्यार से बोली कि मनोरमा जी खुद से इस सर में गली जा रही थी। वो अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रहने लगी और चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रितेश तन्वी के पास जाता है और उसे आंसू पोंछते हुए कहता है, तन्वी तू परेशान मत हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। रितेश की प्यार भरी बातें सुन तन्वी अपने रोक नहीं पाती है और रितेश को पकड़ने रो पड़ती है। इधर मनोरमा जी की फिर कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो तन्वी से घर के कोई भी सामान मंगवाए या फिर उसके पैसे के बारे में कोई भी खबर रखे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।